ओके, थैंक यू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है हमारे देश में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952। बहुत बढ़िया। कुछ प्रमुख चीज़ें हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में जो विशेष तौर पर हमको याद कर लेनी चाहिए। क्या क्या हम बता देते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उपबंध भारतीय संविधान में दिए गए हैं। बहुत दिनों बाद दिख रहे हो गणेश भाई। हम भी आए थे कल, हम लेट आए थे, आई एम सॉरी, मैं लेट आया था। ओके ठीक है। और कहानी क्या सुना है इसमें? कहानी सुनाने जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा असल में, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक में प्रावधान करता है। 324 से लेकर 329, और ये इसीलिए एक संवैधानिक संस्था है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट गठन 25 जनवरी 1950 को हो गया था। 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ ही ये जो डेट है नेशनल वोटर्स डे बन गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। उसका कारण ये है क्योंकि 25 जनवरी 1950 से इलेक्शन कमीशन हमारे हिंदुस्तान में आ गया है। और इलेक्शन कमीशन के पहले एक मात्र बंदे जो इस इलेक्शन कमीशन में काम करता था, सबसे पहला, उनका नाम क्या है? सुकुमार सेन। इसको कहेंगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुकुमार सेन पहले और एकमात्र सदस्य थे इस आयोग के, क्योंकि पहले सिर्फ एक सदस्य से ही आयोग मिलकर बनता था। ये प्रावधान 25 जनवरी 1950 से शुरू होकर, यानी कि 25 जनवरी 1950 से शुरू होकर 15 अक्टूबर 1989 तक रहा। 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक भारत में चुनाव सिर्फ एक अधिकारी के दम पर हुआ करते थे, जो कहलाता था मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक इस आयोग को त्रिसदस्यीय कर दिया गया। मतलब इसके अब 3 मेंबर हो गए कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होने लगे।
पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। ये सिलसिला चलता रहा 15 अक्टूबर 1989 तक। 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक ये आयोग 3 सदस्यीय हो गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बन गए, अदर इलेक्शन कमिश्नर। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। इनके नाम भी अगर हम लिख लें तो कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे 3 सदस्यीय ये पहले आयोग था आजाद संविधान लागू होने के बाद, और इनमें 3 लोग चुने गए थे जिनका नाम था RVS शास्त्री, इस दौरान अध्यक्ष थे, चीफ कमिश्नर थे RVS शास्त्री। RVS शास्त्री जी, और इनके अलावा SS धनोवा, और तीसरा नाम था VS सहगल। तो 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्यीय हो गया। लेकिन बाद में 2 जनवरी 1990 से लेकर 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक ये आयोग फिर से अकेला पड़ गया। 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक ये फिर से एक सदस्यीय हो गया। फिर अगले दिन से फाइनली 1 अक्टूबर से लेकर 1993 से लेकर आज तक ये कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त या अदर इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते हैं। वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सुनील अरोड़ा। इसके अलावा 2 लोग और हैं, अशोक लवासा और सुशील चंद्र। कोई बन गया है कि चेंज हो गया? अशोक लवासा जी के स्थान पर कोई आया है? ओके, कब उनकी नियुक्ति हुई है? कोई बात नहीं, राजीव कुमार जी आ गए हैं, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। ओके, तो 324 में हमने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कर दिया, जिसमें एक सदस्य रहा। कब तक ये आयोग एक सदस्य कब तक रहा? 15 अक्टूबर 1989 तक। कब से? 25 जनवरी से। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक ये आयोग फिर से 3 सदस्यीय हो गया। और 2 जनवरी से लेकर 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक ये आयोग फिर से एक सदस्यीय हो गया। और फाइनली 1 अक्टूबर 1993 को ये आयोग आज तक फिर से 3 सदस्यीय कहलाया। ठीक है, तो ये कुल मिला के इसकी थोड़ी सी कहानी है। ये डेट में उलझा रहा, इसके पीछे की कई चर्चाएं हैं। इस दौरान 90 के समय पर भारत में चुनाव सुधारों को असल में वर्गीकृत किया गया है कि 96 के पहले के इलेक्शन चुनाव सुधार, 96 के पूर्व के चुनाव सुधार और 96 के बाद के चुनाव सुधार और वर्तमान के। और चुनाव सुधार होते क्या है कि इस दौरान 96 के पहले एक अधिनियम आया था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। कौन सा? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। ये कब आया? 1951।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये दो बातें यहाँ हम लिख देते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट के तौर पे ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत ही वोट डालने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। स्टैट्यूटरी एक्ट वो है, राइट है कुल मिला के। एक बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ जिसको हम 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, 61वां संविधान संशोधन। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1988 में, लेकिन इसको मार्च 1989 से लागू किया गया। और क्या लागू किया गया, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि इसमें मतदान की आयु जो 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष से कम करके उसको क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। और ये हमारे देश में मार्च 1989 से है कि वोटिंग पहले 21 वर्ष के युवा करते थे। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा ये 21 वर्ष को घटाकर उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष इसकी उम्र कर दी गई। इसी दौरान विभिन्न समितियां बनी, चुनाव सुधार समिति, जिनके बारे में आपसे कम से कम ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे जाते रहे हैं कि इनमें से निम्नलिखित समिति का संबंध किससे है, कैसे है। चुनाव सुधारों से संबंधित प्रमुख समितियों में अपन सबसे पहले अपना जिक्र आता है तारकुंडे समिति। तारकुंडे कमेटी ये 1974 में बनी थी, एक गैर सरकारी समिति, और इसने अपनी रिपोर्ट चुनाव सुधारों के ऊपर 1975 में दी थी। इसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति बनी 1990 में। ऐसे ही बोहरा समिति, बोहरा समिति जैसे संडे को प्रश्न पूछा था कि बोहरा समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो अपराधियों और नेताओं की साठगांठ से संबंधित ये समिति थी। उसने इस चीज पर रिसर्च करके रिपोर्ट सौंपी थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की कहानी है। तो इन समितियों के बारे में कुछ कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। सर, ये सारी कमिटीज रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल, चुनाव सुधारों से। अब देखिए, थोड़ी गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक। इन सभी समितियों का संबंध चुनाव सुधार से है। जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई उसके काम क्या हैं, उसके क्या काम हैं। वो चुनाव कराते हैं, काय के चुनाव कराते हैं। लोकसभा के चुनाव कराएंगे, राज्यसभा के चुनाव कराएंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन कराएंगे। हाँ बेटा, नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराते। नगरीय निकाय चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अतिरिक्त ये सारे चुनाव करते हैं। और क्या काम होते हैं इनके? हाँ, निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। पहली बात तो पार्टी को रजिस्टर करना,
रजिस्टर्ड पार्टीज के बाद उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना या जो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, विभिन्न जनगणना के बाद परिसीमन जो आयोग बनते हैं उनकी सिफारिशों को देखना। परिसीमन आयोग मतलब डिलिमिटेशन कमीशन। पहली बार ये परिसीमन आयोग कब बना था? 1962 में। इसके बाद बना था, पहली बार बना था 1952 में, दूसरी बार बना 1963 में, तीसरी बार बना 1973 में, चौथी बार बना 2002 में, अंतिम बार कब बना था? 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बना था। ये क्या करता है? ये हर जो पिछली जनगणना हुई होगी, पिछले सेंसस के आधार पर सीमाएं निर्धारित करता है या अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है। परिसीमन आयोग जो बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन 4 बार बन चुका है डिलिमिटेशन कमीशन। अब देखिए इसकी कुछ और बातें आपको बताएं। तो आर्टिकल नंबर 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है और एक 324 में क्लॉज है पहला 324(1) जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जवाबदेह नहीं है। केंद्र सरकार उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं दे सकती। वो केंद्र सरकार से स्वतंत्र एक संस्था कहलाएगी जो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक उपबंधों के बीच ही काम करेगी, या संसद के बनाए हुए जो भी उपबंध होंगे इलेक्शन को लेकर उनके अंडर में ही काम करेगी। अदरवाइज बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बनने वाली एक ये संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनके अध्यक्ष या सदस्यों का चुनाव या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है का मतलब ये जो 3 लोग बने हैं असल मायने में पावर्स में और कार्य प्रणाली में उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तीनों एक जैसे ही पद हैं। कौन कौन से तीनों के भाई? मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य निर्वाचन अधिकारी। ये बेसिक तौर पर तीनों एक ही तरह की कार्य प्रणाली पर आधारित है, कोई किसी से सीनियर नहीं कहलाता नॉर्मली, और इनके वेतन जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं। और अगर इनको हटाया भी जाना होता है तो कैसे हटाया जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना है तो कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग द्वारा। और कैसे लगाया जाएगा वो? जी हाँ बिल्कुल सही, किसी 2/3 बहुमत से पारित करना। और क्या बता रहे थे? साबित कदाचार के कारण, जैसे मान लो 2/3 बहुमत हो गया तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? सिर्फ वित्तीय प्रोसेस है मेरे जानने का मतलब। और क्या? हाँ सायन भाई, 100 लोग राज्यसभा से 100 लोग लोकसभा से, 50 लोग राज्यसभा से जब आप एक तरीके से आवेदन करते हैं, फिर बहुमत साबित होता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई इन पर कदाचार के कारण या असमर्थता के कारण या जो भी चीज़ के कारण इनको हटाया जाना है, उसके लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाते हैं। ये 3 सदस्यीय कमेटी जांच करती है कि ये असमर्थता के कारण हटाने योग्य है कि नहीं। वो कमेटी फिर अपना प्रतिवेदन किसको दे देती है? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। तो ये इनकी प्रक्रिया है हटने की, और इनकी अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखो मुख्य काम, और एक बहुत सारे प्रश्न मेंस में, प्री में, और एक चीज़ है जो बच्चों को याद नहीं होती। मैंने कैसे पता चला? मेंस की कॉपी देखी, उनको लिखने के लिए दिया। हाँ बेटा, कदाचार मतलब बेकार आचरण और इंग्लिश में क्या बोलेंगे कदाचार को? हाँ ये समझ लो, कुछ उनका आचरण या बिहेव अच्छा नहीं रहा होगा, बिहेव कानूनों के अगेंस्ट रहा होगा। हाँ अनलॉफुल, कुल मिला के वो अनलॉफुल। बिल्कुल करेक्ट मेरे भाई, थैंक यू।
लेकिन तब तक अनलॉफुल मेरे जुबान पर ही आ ही गया था। तो देखो, चुनाव कराना इनका काम तो है ही। अब हमारे देश में चुनाव किन के इर्द गिर्द घूमता है? राजनीतिक पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है। आपको पता है हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं? कौन कौन है, कौन कौन बता सकता है? चलो 2-3 चीजें हम आपसे बताते हैं। ये मिटा के मैंने कुछ गलत तो कर नहीं दिया होगा, सब आपको याद ही होगा, ये तो याद वाली चीजें हैं। इनका एक प्रमुख कार्य है कि भाई जो रजिस्टर्ड दल हैं उनको राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना है, कि एक तरीके से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल। यानी कि नेशनल पार्टीज कहेंगे जिनको इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पार्टीज का दर्जा दिया है। ऐसे भारत में कुल 8 राजनीतिक दल हैं। उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे बताऊंगा। सबसे पहले एक दल जो 1885 में बना, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में बना, इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। दूसरा दल प्रमुख, दूसरी पार्टी अपन कह देते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये बन गई 1980 में। तीसरा दल अपन कह सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये बन गई 1984 में। दो दलों को हम साथ में याद करते हैं, भाकपा यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माकपा, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा और माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत पुरानी है, 1920। भाकपा 1964। ये उस दौर की कहानी है जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको स्टोरी सुनाऊंगा इन कैसे बनी ये पार्टीज किसी दिन पूरी। ये कौन सी? माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 1 2 3 4 5। अब कौन आ गई? ममता दीदी की पार्टी कौन सी होगी? तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। ये आ गई 1998 में। इसके बाद आई शरद पवार जी की पार्टी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये आ गई 1999 में। इन्होंने ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। इसके बाद जो अंतिम बनने वाला जो दल है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल का दर्जा प्राप्त है, ये बना है 2013 में पीए संगमा का नेशनल पीपुल्स पार्टी। आम आदमी पार्टी। यही 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये कौन से दल हैं? स्टेट वाले दल हैं जिनको राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है। सर, इसका क्राइटेरिया? ये आपने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका क्राइटेरिया बिल्कुल मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब देखो, कोई भी दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल कब बनता है या वो राज्य मान्यता प्राप्त दल कैसे बनता है, इसकी कंडीशन है। जैसे मेंस में भी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई 3 कंडीशन लिखो कि कोई भी दल जो नेशनल पार्टी होगी, 3 कंडीशन आप याद रख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, कोई भी ऐसी पार्टी जिसने 4 अलग अलग राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 अलग अलग राज्यों में कम से कम लोकसभा की 4 सीटें जीती हूं। कितनी सीटें जीती हूं?
4 अलग अलग स्टेट में लोकसभा की 4 सीटें जीती हो, इसके अतिरिक्त उनको 6% वोट मिले हो, 6% वैलिड वोट मिले हो। पहली क्राइटेरिया कि उसने चुनाव लड़ा 4 अलग अलग स्टेट में, उन चारों स्टेट में उसको मान लो कितनी सीट मिलनी चाहिए, न्यूनतम 4 सीट मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको कितने वोट मिलने चाहिए, 6% वोट भी मिलने चाहिए। दूसरी कंडीशन है किसी दल को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए कि वो 3 अलग अलग राज्यों में, 3 अलग अलग स्टेट्स में लोकसभा की 3% सीटें जीत जाए। 3 अलग अलग स्टेट में लोकसभा की 3% सीट जीत जाए। लोकसभा की 3% सीट का मतलब होता है 11 सीट समझ लो। 545 के 3% निकालोगे तो लगभग 11 सीट्स। तो या तो 4 अलग अलग राज्यों में 4 सीटें जीतने के साथ साथ 6% वोट हासिल कर ले, या 3 अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की कम से कम कितनी सीट जीत ले, 3% जीत ले। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि उसको 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो, 4 राज्यों से मान्यता प्राप्त हो उस दल को। यानी कि अगर 4 स्टेट में उसको दर्जा मिल गया, कौन से दल का दर्जा मिल गया कि अब वो स्टेट राज्य दल है, वो उसकी भी अलग क्राइटेरिया, वो भी मैं बता रहा हूं। आप इनको अलग रख लेना अभी, और राज्य वालों को आप अलग रख लेना, दोनों को अलग अलग रखना कि क्योंकि यहां से ही कहानी शुरू हो जाएगी कि अगर 4 राज्यों से उसको मान्यता मिल गई तो वो कौन सा दल बन जाएगा, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बन जाएगा। लेकिन 4 राज्यों से उसको मान्यता मिलेगी कैसे, उसके भी 3 आधार हैं। कितने आधार हैं, 3। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, थैंक यू सो मच, मिटाई डालता हूं। तो ये याद हो गया। 8 राजनीतिक पार्टी हैं। अगर किसी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई ईयर पूछा जाए तो आप लोग याद कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1988, बीजेपी 1980, बीएसपी 1984, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964। इसके बाद आती है टीएमसी 1998 एंड एनसीपी 1999, और 2013 में आई नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके अलावा अगर किसी दल को नेशनल दल बनना है तो उसके लिए उसको कम से कम 4 स्टेट में 4 सीटें लोकसभा की चाहिए, साथ ही 6% वोट मिले हों उसको। इसके अलावा 3 राज्यों में अलग अलग स्टेट में उसको 3% न्यूनतम सीट मिली हो, या 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल का दर्जा हो। और राज्यों से मान्यता कैसे मिलती है, कि कोई विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है, मान लो कोई दल, तो वो दल जैसे आम आदमी पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, इनको ये दर्जा कैसे मिला कि ये राज्यों से मान्यता प्राप्त दल है। तो इसकी पहली कंडीशन ये है चार कम से कम विधानसभा चुनावों में। देखो ये विधानसभा पार्टी में एक बार वेरीफाई करना चाहूंगा, राज्यों वाला पता नहीं मैंने लिखा ही नहीं। सी का मतलब क्या बताया था? सी का मतलब ओके, 1 मिनट मुझको वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा। एम का मतलब क्या बताया था? एम का मतलब मेरे मतलब कितनी सतरंगी, मेरे मतलब कितनी सतरंगी, 2 सतरंगी। सीआर का मतलब क्या बताया था? सीआर का मतलब कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कितनी सतरंगी, कितनी सतह, 3। देखो मैं आप लोगों को काउंट करके बता रहा हूँ, आप लोगों को तो काउंट नहीं करना है, आप लोगों को कॉर्नर से नहीं करना, समझ में सबको आ जाएगा, समझने की कोशिश करना, नहीं करोगे तो मैं कैसे यार, इसलिए समझना सबको। देखो जानते हैं जो लोग भूल गए, सेंटर का मतलब होता है सी, और सी का मतलब होता है एक सतरंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है सी, इसके आजू बाजू एक भी सी नहीं, केवल सिंगल सी। इसके आजू बाजू एक भी नहीं, केवल एक।
ओके, राज्य दल का मतलब इनके लिए 3 सीटें हैं, वो 3 कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3% सीट या 3 सीटें जीतनी हो। विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीट, यही थोड़ा सा कंफर्म करना है, या 3 सीट जो भी ज्यादा हो। विधानसभा चुनावों में 3% सीट यानी कि लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में या तो वो कुल सीटों की कितनी सीट जीत जाए 3%, या कुल मिलाकर कितनी सीट 3 सीट, तब उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। या फिर विधानसभा चुनाव में टोटल वैलिड वोट के 6% वोट मिले हों उसको। विधानसभा चुनाव में याद आ गया सब, अब टोटल वोट के कितने 6% वोट मिले हों, साथ ही साथ 2 सीट जीती हों विधानसभा की। विधानसभा चुनाव में टोटल 6% वोट या 2 सीट, या फिर तीसरी अच्छी कंडीशन है कि लोकसभा चुनावों में 6% वोट या 1 लोकसभा सीट, ये 3 सीटें। इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। 3% सीट या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, 3% सीट या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, और दूसरी विधानसभा चुनाव में 6% वोट या 2 सीट, इन दोनों को याद कर लोगे ना तो तीसरे पे 3% याद हो जाएगा। पहला कैसे याद करोगे, किसी भी दल को राज्य की मान्यता प्राप्त दल बनना है तो उसको विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलना चाहिए या 2 विधानसभा सीट। जैसे अपन याद करना है वैसे मैं बता रहा हूँ, या तो उसको विधानसभा चुनावों में कितने % वोट मिले 6% वोट मिले, और साथ ही साथ विधानसभा की 2 सीट मिल जाए। उसके साथ लोकसभा चुनाव में कितने % वोट मिले 6% वोट मिले, जबकि लोकसभा की कितनी सीट मिल जाए 1 सीट मिल जाए। या तीसरे नंबर पर उसको विधानसभा की 3% सीट या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, है ना। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लिखी गई चीजें ये हैं, और इनको कभी नहीं भूलना है। एक्चुअली अगर 2-3 बार हम इसको याद कर लेंगे या लिख लेंगे तो हमेशा के लिए हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अच्छी है। जब ये प्रश्न हमने मेंस के उसमें पूछा था तो बच्चों ने मेरे ख्याल से 1 आध ने लिख पाया होगा, उनसे 3-3 ये पूछे गए थे, 1 आध ने किसी ने लिखा होगा, वो भी सही नहीं लिखी क्योंकि उनको याद नहीं होता। कल समझ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे चेंज करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, 0 मिलेगा आपको, अंडा 1 भी नहीं मिलेगा। आप सोचते हो आधा मिल जाए या 1 मिल जाए तो वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन का सेंस चेंज कर दोगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, बेशक आपने पूरा पेज लिखा हो, उसमें फैक्ट ही नहीं है या गलत है। दोनों स्थिति में रहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे लिख तो अच्छा देते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बना के लिखते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट नहीं डालते। काटने की इच्छा भी नहीं करती, लेकिन ऐसा ही होता है, 0 नंबर मिल जाएंगे। तो इनको कंपलसरी तौर पर याद करना है। बेटा बताओ क्या है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल की 3 कंडीशन लोकसभा के, या फिर हाँ 4 राज्यों में 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की 4 सीट और साथ में 6% वोट, दोनों कंडीशन। 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की 4 सीट या 6% वोट। दूसरी कंडीशन, इसको भी ऐसे याद करो, सेकंड नंबर पर क्या रखो, या तो 4 राज्यों में 4 सीट और साथ में 6% वोट, या 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल हो, या तीसरे नंबर पर 3 राज्यों में 3% सीट, 3 राज्यों में 3% लोकसभा की सीट। तो ये हुआ, क्या बताया मैंने, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल। इसके बाद संरचना आती है चुनाव आयोग की, मतलब इसकी कार्यप्रणाली, मशीनरी कि मशीनरी क्या क्या होती है। मशीनरी में क्या है, इसको मिटा दूं क्या बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इलेक्शन कमीशन में इतनी ही चीज़ें हैं। आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329, नहीं, संवैधानिक संस्थाओं में फ़ायदा ये है कि वो बात संविधान में लिख दी गई कि एक अध्यक्ष बना दिया जाएगा और 2
सॉरी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे बस। और ये जो दूसरी संस्थाएं होती हैं, सांविधिक संस्थाएं, जिनको एक्ट के माध्यम से लाया गया है, अब वो संस्थाएं तो उनका जिक्र कायम है उसी एक्ट में है, तो वो पूरा एक्ट भी हमको साथ में पढ़ना पड़ता है, इसलिए वो सेक्शन बढ़ जाते हैं। यहाँ हमें प्रावधान पढ़ने होते हैं कि भाई उसके प्रावधान क्या है, फंक्शंस क्या है कि नहीं, या कुछ उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे राजनीतिक दल के बारे में हमने पढ़ लिया, या इससे भी ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, किसी चुनाव के बारे में पढ़ सकते हैं, किसी विशेष इलेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं कि भाई चुनावों में हमारे हिंदुस्तान में कब कब परेशानियाँ आई शुरू से लेकर लास्ट तक, या गठबंधन कब से शुरू हुआ, या हम ये भी पढ़ सकते हैं कि शुरू से लेकर आज तक के हुए चुनावों की प्रणाली कैसी रही, क्या कभी ऐसा हुआ है कि चुनावों में धांधली हो। आपको लगता है ऐसा हुआ है कि कभी नहीं? आपको क्या लगता है अपने देश में कभी धांधली नहीं हो सकती या नहीं हुई होगी? कोई ऐसी घटनाक्रम याद है आप लोगों को जो बहुत बड़े स्तर का हो? कोई घटना याद है आपको हिंदुस्तानी राजनीति की? नहीं याद है? ये ऐतिहासिक घटना नहीं, लेकिन एक घटना है, उसको 2 घटनाएं हैं असल में हिंदुस्तान में, इनको नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि उस समय ऐसे ही आक्षेप लगे थे। काहे के आक्षेप लगे थे कि चुनाव में धांधली हुई है 2 बार। एक हुई थी 1972, इंदिरा गांधी, क्या हुआ 1964 में नेहरू जी का हो गया देहांत। नेहरू जी के देहांत के बाद पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मोरारजी देसाई थे, और भी बहुत से लोग थे पंक्ति में, प्रधानमंत्री बनने की पंक्ति में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को तरजीह दी। लेकिन 1966 ताशकंद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो गई कि ऐसा कहा जाता है कि उनकी धर्मपत्नी जी हर एक उनके किसी हवाई यात्रा या दूसरे देश की यात्रा में उनके साथ जाती थी। तो उस यात्रा, चूंकि वो थोड़ी सी संवेदनशील यात्रा थी ताशकंद की, जो समझौता होना था, युद्ध की स्थिति थी, और हम बहुत आगे बढ़ चुके थे उस युद्ध में, है ना, 65 के युद्ध की हम बात करें, हम बहुत आगे तक जा चुके थे पाकिस्तान में, और इसीलिए बीच में ये सब लोग आ गए। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी को मनाया गया ताशकंद न जाने के लिए, और भारत का एक प्रधानमंत्री समझौता करने जाता है, समझौता हुआ और उसकी ताशकंद में एक मौत हो जाती है जिसको बड़ी रहस्यमयी मौत कहते हैं, कि किसी देश के प्रधानमंत्री की मौत हो गई और उस समय पोस्टमार्टम पर भी सवालिया निशान कि पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है। क्या जब किसी देश के प्रधानमंत्री को ही उड़ा दिया जाए, उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। जैसे राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन उनका कद बहुत बड़ा था, तो उनकी हत्या भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। उससे बड़ी चीज़ ये ताशकंद वाली थी 1966 में। और कई कयास हैं, कई इतिहास हैं, कई बातें हैं उसके बारे में, हमको जो अच्छी लगती है हम वो उठा सकते हैं या अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1966 के बाद कांग्रेस में कलह पैदा हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा कि अब मैं बनूंगी पीएम। आज आप बेशक अंकल, दादाजी, सॉरी उनने बोल दिया सीनियर नेताओं को कि मैं बनूंगी, मुझे बनना है। सीनियर नेता गुस्सा हो गए तो उसी वक्त कांग्रेस आई, कांग्रेस आर 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ, एक बन गई कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस ओल्ड, जिसमें पुराने लोग चले गए, एक बन गई कांग्रेस आई जो इंदिरा गांधी है। तो जब चुनाव आए तो दोनों पहुंच गए। अब एक ही को तो दल मिला है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा, उसको किसी ना किसी एक को चुनना था। तो चुनाव आयोग ने उस समय इंदिरा गांधी की आई कांग्रेस को ही कांग्रेस माना था। अब क्या हुआ, 1972 में चुनाव हुए, विपक्ष एकदम से बढ़ रहा था। गरीबी हटाओ का नारा था इंदिरा गांधी का। वैसे ऐसे कहा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा, लोगों को गरीबी हटाने की, एक गरीबी बहुत थी, विकट थी, युद्ध कर रहे थे अपन लोग, और वैसी आर्थिक स्थिति भारत की ठीक नहीं थी। गरीबी हटाओ नारा वो प्रचलित हो गया, इसलिए चुनाव वो जीत गई। लेकिन इस दौरान चुनाव में गड़बड़ी की आशंका हुई। सबसे पहले इसी 70 के दशक की बात है, चुनाव में धांधली के आरोप लगे। लोग पहुंच गए हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त आधार हैं ये बताने के लिए कि चुनाव में हुई है धांधली।
चुनाव में धांधली के बाद हाईकोर्ट ने किसी एक फैसले में उस वक्त ये मान लिया था कि चुनाव में वाकई में धांधली हो गई है, और जैसे ये मान लिया गया तो वैसे ही देश थोड़ा गुस्सा था उस वक्त, या वो नेता जिनको लग रहा था कि धांधली हुई है, देश वैसे ही परेशान चल रहा था गरीबी से, भुखमरी से, उसके अलावा ये धांधली वाला और कांड हो गया तो देश में ये सब लोग एकत्रित हो गए, सब इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, इनके खिलाफ आंदोलन सा चल गया 72, 73, और ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। समग्र क्रांति का नारा आ गया, जयप्रकाश नारायण, है ना, बढ़ता ही गया। तो इन्हीं सब के कारण, इन्हीं हलचल के कारण 1975 में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लग गई मतलब इसके मूल में मैं मानता हूं कि इसके मूल में एक ये वाला इलेक्शन में भ्रष्टाचारी का मुद्दा था, और दूसरा सबसे अहम जम्मू कश्मीर 1985 के दौरान, उसी समय विधानसभा असेंबली इलेक्शन वहाँ पर हुए, वहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। जो लोग थे, लोकल नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे, जो वहाँ की लोकल पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करके रखा था, लेकिन लोकल लोग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया वहाँ पे, जिनको असल में अलगाववादी अपन कहते हैं। वो धांधली में क्या हुआ, उनको प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं, ये जीत गए, इन्हें जम्मू कश्मीर जीत लिया समझ लो। और फिर वो चिल्लाते रहे, उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, वो सुनना भी नहीं चाहते थे। ठीक इसी वक्त जब वहाँ अस्थिरता के हालात थे, जब ये अस्थिरता चल रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान ने हाथ आजमा लिया। ये लोग हमारे ही थे और वो उसी व्यवस्था से प्रताड़ित थे। कोई भी नहीं कह सकता है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, आतंकवादी पाकिस्तानी बना रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान में नक्सलवादी कहाँ से आ गए, माओइस्ट कहाँ से आ गए? किसी दूसरे देश पर अपन जिम्मेदारी सौंप के नहीं कह सकते कि हमारा देश अच्छा है। जब अस्थिरता पैदा हुई, उनको तो ये चाहिए था, उन्होंने भाई उनको फंडिंग करना शुरू की। उन्होंने बोल दिया तुम्हारी नहीं कोई सुनेगा, आपकी नहीं सुन रहे। देखो चुनाव में धांधली हो गई कि नहीं हो गई, अब उनके हाथ में, अब कभी आप पनप नहीं पाओगे। उसी 85 से 90 के दौर में ये पृष्ठभूमि शुरू हुई है और आतंकवाद की जड़ आ गई भारत में। तो ये दोनों मुद्दों में हर बार चुनाव धांधली का ही मेन कारण एक रहा है, जहां से अस्थिरता पैदा हुई। नहीं, अगर ये अस्थिरता नहीं होती तो कम चांस थे कि इतनी आसानी से आतंकवाद यहाँ आ जाता, इसी अस्थिरता के कारण, क्योंकि केंद्र का सपोर्ट होगा उनको। तो ये एक कहानी है चुनाव में धांधली को लेकर। अब हम इसको मिटा देते हैं। 1 मिनट में एक चीज आपको और बताते हैं, मिटा दें? ओके। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल 3 कंडीशन, 4 राज्यों में 4 सीट या 6% वोट, 3 राज्यों में 3% सीट या 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल। और राज्य में मान्यता प्राप्त दल होने के लिए उसको सबसे पहले अपन ने ये याद किया था, विधानसभा चुनाव में 6% सीट और साथ में 2 सीट, या लोकसभा चुनाव में 6% सीट और साथ में सिर्फ 1 सीट, या फिर 3 राज्यों में न्यूनतम 3 सीट, नहीं 3 राज्यों में 3% सीट, 3 सीट या 3, यही कंफ्यूजन होता है मुझको, 3% सीट या 3 सीट। इसको अब याद कर लेना बेटा, मैं तो पता नहीं क्यों इसी पॉइंट को बार बार मेरे दिमाग से जा रहा है, अब जिंदगी में नहीं जाएगा। 3% सीट या 3 सीट, जो भी ज़्यादा हो। अब देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इनका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, और 2 अन्य अदर हो गए, अदर कमिश्नर। इनसे मिलकर बन गया क्या? इलेक्शन कमीशन। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको चुनाव अगर कराना है तो क्या करते हैं, एक अधिकारी राज्य से चुनते हैं, है ना, जिसको कह देते हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी कि स्टेट इलेक्शन ऑफिसर। ऐसे ही होता है ना कि राज्य के लिए एक अधिकारी उन्होंने दे दिया, और राज्य के अधिकारी की नियुक्ति ये इलेक्शन कमिश्नर करता है, और जैसे ये ऑफिसर आ जाता है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर देता है, कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी। नहीं बेटा, ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ,
चुनाव आयोग कैसे काम करता है, किन किन लोगों के थ्रू काम करता है। अब इलेक्शन कमीशन को हिंदुस्तान में चुनाव कराने हैं, मान लो कहीं पर चुनाव कराना है, तो ये क्या करते हैं, उस राज्य को एक पद दे देते हैं कि स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, कि राज्य का इलेक्शन ऑफिसर हो गया। ये राज्य इलेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, जिले में निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। हर जिले में निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ये जिला निर्वाचन अधिकारी क्या करता है, आपने सुना होगा पीठासीन अधिकारी, सुना है? पीठासीन अधिकारी क्या करता है कि भाई पीठासीन अधिकारी के ऊपर ही उस मतदान केंद्र में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा ये पर्यवेक्षक भी नियुक्त करते हैं, या पर्यवेक्षक को क्या कह सकते हैं, सुपरवाइजर कह सकते हैं। और जैसे आचार संहिता लगने के बाद ये सब लोग, जैसे डिस्ट्रिक्ट डीएम हैं, वो क्या बन जाते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी। किसके अधीन काम करने लगते हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी के। राज्य निर्वाचन अधिकारी किसके अधीन काम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो किन से मिलकर बना होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर। इसके प्रमुख प्रावधानों में, इन चर्चाओं में ये है, एक 324, 325, 326, इनमें एक एक लाइन है ना, कि 324 में इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, 324 में इनको पावर्स दे दी, इनको जो भी पावर्स दी गई होंगी। हाँ, ये पीठासीन अधिकारी हो गया, पीठासीन ही बोलते हैं उसको, और एक ये सुपरवाइजर हो गया। तो ये इनका स्ट्रक्चर होता है चुनाव कराने के लिए, अधिकारी की जो नियुक्ति जब ये करते हैं। तो कब गठन हुआ था इसका, चुनाव आयोग का, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, और हमने बताया 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक इस आयोग में सिर्फ एक ही सदस्य हुआ करता था। 16 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 से इस आयोग में 3 सदस्य होने लगे। 2 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक फिर से इसमें 1 सदस्य कर दिया गया, और 1 अक्टूबर 1993 से लेकर आज तक इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं। इनके प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 324 टू 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। 324 से लेकर 329 तक में प्रावधान दिए गए हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब द्वारा की जाती है। साथ में इनका कार्यकाल होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 वर्ष या 65 साल, है ना? तो अपने पास तो ये सिलेक्ट करने का आधार है कि सबसे पहले 3 सदस्य कब हुए थे, 1989 में, और 1989 से ये ड्यूरेशन था 2 महीने का। इस 2 महीने की ड्यूरेशन के लिए 3 सदस्य रहे थे। फिर से नई सरकार आ गई थी, इस दौरान तो कुछ ऐसी चेंजेस होते रहे। नई सरकार आ गई तो उन्होंने फिर से वापस से वही प्रावधान कर दिए जो पहले थे। कुछ सरकार चेंज हुई थी, असल में कौन सी, जनसंघ की सरकार आ गई थी, है ना? तो उन्होंने आके कह दिया कि नहीं भाई 3 कर दो। फिर उनकी सरकार फिर से बदल गई, तो उन्होंने बोला 1 करो। तो ये समितियां भी बनाई गई थी इन चुनाव सुधारों को लेकर। तो उन्होंने बोला 1 सदस्य से कुछ काम नहीं होगा, कि आप 3 सदस्य रखो फाइनल। तो 1 अक्टूबर 1993 से फाइनल हो गया है। तो हालांकि हमें आंसर वही लगाना चाहिए, 15 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्य पहले रह चुका है। संवैधानिक उपबंध है ये, कभी इनको बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इनको उसी हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा। और इसी दौरान कौन सा संशोधन हो गया था, 61वां संशोधन अपन को याद रखना है, 61st, जो कब हुआ था, 1988 में हो गया था, जो मार्च 1989 से लागू है, जिस संशोधन द्वारा वोटिंग की उम्र कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ओके बच्चों, बाकी कुछ चर्चा। हाँ, एक सवाल आप पूछता है कि ये संविधान संशोधन जो हुआ था, तो
18 वर्ष की आयु वाला जो पहला चुनाव था वो कब हुआ था? जैसे 89 में लागू हुआ था, उसी वर्ष 89 में 1989, बिल्कुल करेक्ट। सर ये आप मशीनरी वर्क की यही मशीनरी है। चुनाव आयोग के पास बस इतने ही लोग होते हैं जिनकी मदद से चुनाव संपन्न करा देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कल हम मिलते हैं आपसे फिर से।